बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे मित्रों, हम आ गए हैं अपनी अगली क्लास में गतिमान आवेश और चुंबकत्व। इसमें एनसीईआरटी के मुताबिक ये 10 नंबर का बिंदु है, 10-2। और इससे पहले एक एनसीईआरटी का उदाहरण है जो मैंने पिछली क्लास में कहा था आपको कि ये हम अगली क्लास में करेंगे। ये उदाहरण नंबर है 4-12। इसके बाद लेते हैं अगले वाला पॉइंट फिर। उदाहरण नंबर 4-12 है ना। एनसीईआरटी उदाहरण 4-12। ठीक, अब देखिए इसमें कई सारी चीज़ें हैं। पहली बात जो इसमें कही गई है वो क्या है, किसी चिकने क्षैतिज तल पर कोई विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश रखा है। क्या इस पाश के चारों ओर ऐसा चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किया जा सकता है कि यह पास अपने अक्ष के चारों ओर चक्कर लगाए। थोड़ा सा इसके चित्र से समझना पड़ेगा क्योंकि ये कह रहा है कि अपने ही चारों ओर घूमे। देखिए पलटी मारने वाली बात तो संभव है। मान लीजिए कोई चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं, किसी लूप को रखते हैं तो लूप पलटी तो मार लेता है, लेकिन अपने ही चारों तरफ घूमे, ठीक, यानी अपने पास पे ही घूमे, तो ये संभव नहीं है। देख कहना ये चाहते हैं कि मान लीजिए ये घूमने की दिशा है, ये लूप है कोई, और ये लूप ऐसे ही घूमे, मतलब अपने ही चारों तरफ घूमे, इसमें कोई विद्युत धारा बह रही हो आई, ठीक। क्या कोई ऐसा चुंबकीय क्षेत्र लगाया जा सकता है? देखिए इसमें समस्या क्या आती है कि इस तरह अगर इसे घुमाना है, ठीक, तो जो बल आघूर्ण है, इसमें जो बल आघूर्ण है वो इसके m की दिशा में बनेगा, और m की दिशा में किसी भी हाल में बल आघूर्ण नहीं बनता, क्योंकि हम जानते हैं कि जो बल आघूर्ण है वो है m×b। अगर हम बल आघूर्ण को देखें तो ये बल आघूर्ण होता है टाउ m×b। तो इस बल आघूर्ण की दिशा इस m की दिशा नहीं हो सकती, यानी बल आघूर्ण जो है वो समांतर नहीं हो सकता m के। कहते हैं संभव नहीं है। तो कोई भी ऐसा बाहर से लगाया गया विद्युत क्षेत्र संभव नहीं हो सकता जो इस लूप को अपने ही आप में अपने पास के चारों तरफ घुमा दे। ये लूप अगर घूमेगा तो देखो पलटी मारेगा। मान लीजिए ये लूप में बना लूँ, ऐसे एक लूप बना लूँ, इसमें कोई धारा प्रवाहित कर लूँ, ठीक, तो ये लूप इस दिशा में नहीं घूम सकता। ये जो दिशा है इसकी यूँ इस दिशा में नहीं घूम सकता। ये किसी भी अक्ष के परितः पलटी तो मार सकता है, जैसे मान लीजिए इस अक्ष के परितः पलटी मारे या इस अक्ष के परितः पलटी मारे, ये चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि आघूर्ण जो है वो इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण है, इसका जो चुंबकीय आघूर्ण है उसकी दिशा में, मतलब ये मान के चलिए उसकी दिशा इसके लंबवत है, और उसकी लंबवत दिशा में ही इसका आघूर्ण बनाना पड़ेगा, क्योंकि आघूर्ण भी लंबवत ही होता है। अगर ऐसे घूमता है तो आघूर्ण भी तो लंबवत ही जाता है। तो आघूर्ण और बल आघूर्ण और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा समांतर नहीं हो सकती, क्योंकि इनके बीच का जो गुणनफल है, देखिए ये क्या है, ये सदिश गुणनफल है, ठीक। यानी किसी भी धारावाही वृत्ताकार पाश को उसके पास के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र लगाकर नहीं घुमाया जा सकता, ठीक। पहला सवाल हुआ। अब दूसरे की बात करते हैं, दूसरे पर विचार करते हैं। दूसरे में क्या कहते हैं, कोई विद्युत धारावाही वृत्तक
कार्पाश किसी एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। यदि यह पाश घूमने के लिए स्वतंत्र है तो इसके स्थायी संतुलन का दिक् विन्यास क्या होगा? यह दर्शाइए कि इसमें कुल क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र और पाश द्वारा उत्पन्न क्षेत्र का फ्लक्स अधिकतम होगा। यानी जो स्थायी संतुलन है, स्थायी संतुलन का मतलब ये होता है कि जो स्थितिज ऊर्जा है, जो स्थितिज ऊर्जा है वो कम से कम हो। ये जो है देखो, ये शर्त है। किस बात की शर्त है? इसको याद कर लेंगे हमेशा के लिए। ये हमेशा के लिए लागू हो जाती है शर्त। ये शर्त है स्थायी संतुलन के लिए। ये शर्त है स्थायी संतुलन के लिए। ठीक। अब स्थायी संतुलन में जब ऐसा होता है तो m समानांतर होता है b के। ये बात हम अगले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। आगे भी एक चैप्टर है चुंबकत्व एवं द्रव्य, मैटर एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर, वहाँ भी पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर ये बात स्पष्ट है कि जब m और b समांतर होते हैं, यानी मान लीजिए कोई धारापाश इस तरीके से बना दूँ यूँ, ठीक, और इसका जो चुंबकीय द्विध्रुव है, वो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, वो उस दिशा में बना दूँ और इसमें इसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र डाल दूँ b, ठीक। तो देखिए जो b जो बना हुआ है ये धारा की वजह से बना हुआ है। मान लीजिए इसमें धारा बह रही है ऐसे I, ठीक, और इधर से देखने पर धारा वामावर्त है, तो घुमा के देखें अगर अंगूठे को तो b की दिशा भी आगे की तरफ हो गई और I की दिशा के हिसाब से बनाई m की दिशा, ठीक। अब मान लीजिए इसमें कोई b जो बाहर से हमने लगाया है वो ये वाला है b, ठीक, और जो धारा के वजह से बना हुआ b है वो भी इसी दिशा में है। तो ऐसी स्थिति में इसमें जो आघूर्ण होगा वो शून्य होगा। देखो ध्यान देने की बात ये है कि आघूर्ण कितना होगा ऐसी स्थिति में? शून्य है। क्यों? m b साइन 0। आघूर्ण कितना आ गया? देखो स्थायी संतुलन में 0 आ गया। और स्थितिज ऊर्जा कितनी हो गई? कम से कम हो गई। स्थितिज ऊर्जा कम से कम हो गई। क्यों हो गई? उसका भी एक सूत्र है द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव में हमने पढ़ा हुआ है mb माइनस mb कॉस थीटा। तो थीटा का मान क्या है? देखो b और m दोनों एक ही दिशा में है, तो इसका मान क्या है? 0। तो अगर स्थितिज ऊर्जा की बात करूं तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र भी बना कर देता हूं। देखो तुम्हें इसका क्या होता है, ये हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, दूसरे चैप्टर में, स्थिर वैद्युत विभव और धारिता में। स्थितिज ऊर्जा जो होती है उसे यूँ लिखते हैं, वो होती है माइनस mb। ये हमने पढ़ी थी विद्युत द्विध्रुव के कारण। यहाँ p था, यहाँ e था, ये होती है कॉस थीटा। और थीटा को अगर 0 कर दूँ, m और b के बीच का कोण होता है थीटा, तो कम से कम हो जाएगी। देखो u मिनिमम कितना हो गया? माइनस mb। ये स्थिति है स्थायी संतुलन की। और इसमें यह बात भी साबित हो गई कि जो बाहर से लगाया गया विद्युत क्षेत्र है वो और इस विद्युत धारा के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है वो दोनों एक ही दिशा में हैं। यानी इस लूप में जो विद्युत धारा है, इसके कारण जो विद्युत कहूँ चुंबकीय क्षेत्र, मैं विद्युत क्षेत्र बोल देता हूँ अक्सर, इस विद्युत धारा के कारण, इस धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है वो भी आगे की दिशा में है और जो बाहर से लगाया गया है वो भी उसी दिशा में है। तो इसका मतलब ये कहना चाहता है कि जब स्थायी संतुलन होगा तब दोनों चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में होंगे। चुंबकीय फ्लक्स अगर देखें, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की संख्या, क्या कहते हैं इसको? चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स अधिकतम होगा, ठीक। तो ये कहना चाहता है कि दिखाइए ऐसा होगा, ठीक। तो ये बात हो गई साम्य अवस्था के लिए m और b एक ही दिशा में होंगे। और ये बात भी सही हो गई कि इसमें लूप में जो धारा है उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो बाहर से लगाए गए चुंबक क्षेत्र की दिशा में ही होगा। यानी बातें फिट हो गई दोनों। अब चलते हैं इसके सी वाले पार्ट पर।
सी पार्ट में क्या कहता है, यह क्षेत्र के लंबवत तल में वृत्ताकार पास के रूप में इसलिए ग्रहण कर लेता है। तो चलो मैं ऊपर दिया, आगे मैंने आंसर पढ़ लिया। अनियमित आकृति का कोई विद्युत धारावाही पास किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, यदि तार लचीला है तो यह वृत्ताकार आकृति क्यों ग्रहण कर लेता है। ठीक, अधिकतम चुंबकीय बल रेखाएं उसमें उत्पन्न हो सकें, अधिकतम चुंबकीय बल रेखाएं उसमें उत्पन्न हो सकें उसकी अपनी धारा के कारण, इसीलिए वो वृत्तीय या वृत्त की आकृति को ग्रहण कर लेता है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए इस तरह के आकृति का एक चालक है, इसमें कोई धारा आई बह रही है। तो अगर ये तार लचीला है अर्थात कोमल है, सॉफ्ट तरह का तार है, तो थोड़ी देर में इसकी आकृति अपने आप ही वृत्ताकार हो जाएगी। इसकी आकृति कैसी हो जाएगी, वृत्ताकार। ठीक, कारण बताइए ऐसा क्यों हुआ, कारण बताइए ऐसा क्यों हुआ। यानी इसकी जो आकृति है वो टेढ़ी मेढ़ी है। अब देखिए, अगर देखें विद्युत बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, अगर देखें चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो इस धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र इसमें अंदर की तरफ जा रहा होगा। ये देखिए, अब यहाँ पर क्या होता है कि तालमेल कैसे बैठेगा, एक संतुलन कैसे बनेगा। संतुलन ऐसे बनेगा कि जो स्थायी संतुलन की तरफ स्थिति बनती है उसमें ऐसा है कि ये चुंबकीय बल रेखाएं इसमें अधिक से अधिक पास हो सकें, चुंबकीय बल रेखाएं इसमें अधिक से अधिक पास हो सके। अब यहाँ देखिए, बिल्कुल कॉमन सी बात है, मैं आपको समझा दूं कि जब मान लीजिए इसमें विद्युत धारा है, सपोज विद्युत धारा है और इसी विद्युत धारा के कारण इसमें चुंबकीय क्षेत्र भी है। ठीक, यानी विद्युत धारा भी है, चुंबकीय क्षेत्र भी है और इसकी कोई लंबाई भी है। अगर मैं देखूं ये थोड़ी सी लंबाई भी है, इसे कहते हैं हम dl। ठीक, बिल्कुल एकदम लॉजिकल बात बताऊंगा मैं आपको, जिसमें जो तथ्यपूर्ण बात है बिल्कुल। अब यहाँ पर B है, I है, तो एक फोर्स बनता है इस हिस्से पे F I dl B साइन थीटा। एक ये फोर्स बनता है, आप जानते हैं इस फोर्स को, I dl B साइन थीटा। ठीक, इसको देखो dl नहीं दिख रहा है ना, इसको dl दिखाते हैं, थोड़ी सी लंबाई dl हो गया। अब ये फोर्स ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि जब तक किसी चीज़ पर कोई फोर्स लगी रहती है उसकी स्थिति में परिवर्तन होता रहता है। ये फोर्स ख़त्म हो जाना चाहिए। अब ये फोर्स कैसे ख़त्म हो सकता है, ये फोर्स उन दिशाओं में ख़त्म हो जाना चाहिए जो दिशाएं स्पर्श रेखाओं के अनुदिश हैं, जो दिशाएं स्पर्श रेखाओं के अनुदिश हैं। इस तार में अगर मान लीजिए मैं यहाँ कोई स्पर्श रेखा बनाऊं तो स्पर्श रेखा के अनुदिश जो है ये बल नहीं होना चाहिए, यानी इसकी आकृति ऐसी आकृति बन जाए कि स्पर्श रेखाओं के अनुदिश ये बल ना हो। अब मान लीजिए मैं देखूं कि धारा नीचे को आ रही है, ऐसे विद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ है, धारा नीचे को आ रही है, तो देखो ये बिल्कुल एकदम सीधी सी बात हो रही है कि जो बल की दिशा हो रही है, विद्युत क्षेत्र नीचे को, धारा इधर को आ रही, तो बल की दिशा इस तरफ को आ रही है। अगर देखा जाए तो ये बल की दिशा इस तरफ को आ रही है। ठीक, और अगर इसे मैं उल्टा कर दूँ, अगर मैं धारा इसमें उल्टी घुमा दूँ ऐसे, ठीक, तो कैसा होगा, धाराएं हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र ऊपर को आ जाएगा। तो इस बल की दिशा, एक मिनट, नीचे की तरफ जा रहा है विद्युत क्षेत्र, धारा आ रही है इस तरफ को, तो बल की दिशा, सही बात है, बल की दिशा आ रही है अंदर की तरफ। तो इस बल के वो सभी घटक, इस बल के वो सभी घटक जो स्पर्श रेखाओं के अनुदिश आ जाते हैं वो ख़त्म हो जाने चाहिए। तो ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तब हो सकता है जब ये वृत्ताकार आकृति को ग्रहण करे, यानी इस पर लगने वाले सभी बल, इस पर लगने वाले सभी बल केंद्र की तरफ हों, इस पर लगने वाले सभी बल
केंद्र की तरफ हों। अब केंद्र की तरफ मान लीजिए कोई बल इस दिशा में लगा है सपोज, तो देखिए बात को समझिए, इस बल का एक घटक, एक अवयव स्पर्श रेखा पे जाएगा और एक अवयव इसका केंद्र की तरफ जाएगा, सेंटर की तरफ जाएगा। तो ये जो घटक है स्पर्श रेखा वाला, ये क्या करेगा, ये इसकी आकृति को तब तक बदलता रहेगा जब तक ये एक वृत्ताकार आकृति को ग्रहण नहीं कर लेता। यही बात होती है चार्ज में भी, आवेश में भी। आवेश में भी सारा आवेश पृष्ठ पर पहुंच जाता है, ठीक, और एक इक्विलिब्रियम, एक स्थायी साम्य अवस्था बनाता है। तो यहाँ भी बिल्कुल वही बात है कि बल सारे ऐसे हो जाएं कि वो केंद्र की तरफ आ जाएं और स्पर्श रेखाओं के अनुदिश। अब मान लीजिए यहाँ कोई बल लगाऊं, यहाँ कोई बल लगाऊं, देखो यहाँ कोई बल लगाऊं, तो वो यूँ आएगा। अब उसके कुछ घटक इधर को भी जाएंगे, कुछ घटक इधर को भी जाएंगे, तो कुल मिला के स्पर्श रेखा के अनुदिश घटक सारे खत्म हो जाएं, सारे अवयव बल के खत्म हो जाएं, केंद्र की तरफ हो जाएं। तो ये कब होगा, ये तभी हो सकता है जब ये वृत्ताकार आकृति को ग्रहण कर ले। ये तो है बलों के नियम से इस बात की व्याख्या। दूसरा कारण क्या कहता है, दूसरा कहता है कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का गुण है कि वो अधिक से अधिक क्षेत्रफल में फैल जाए। अगर इस धारा के कारण कोई चुंबकीय क्षेत्र यहाँ बन रहा है तो उस चुंबकीय क्षेत्र का गुण है कि वो इस धारा के कारण अधिक से अधिक क्षेत्रफल में इसके अंदर फैल जाए। यानी चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। विद्युत बल रेखाएं भी अगर किसी एक ही आवेश के कारण हों तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। और ये बात बिल्कुल बेसिक है। देखिए मान लीजिए मैं एक चुंबक ले लूँ, चुंबक का ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे से दूर दूर भागने लगती हैं। अगर देखा जाए तो देखिए ऐसे इसमें से निकलेंगी, तो ये दूर दूर क्यों भाग रही हैं, ये इकट्ठी हो गई क्यों नहीं चली, ये क्यों नहीं हो सका। भाई सीधी सी बात है, ये हो जाना चाहिए था, ऐसे ऐसे हो जाता, लेकिन ये नहीं हो सका क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को आपस में प्रतिकर्षित करती हैं, वो ज़्यादा स्थान घेर लेना चाहती हैं। तो इस गुण के कारण इसमें जो चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं जा रही हैं, वो ज़्यादा क्षेत्रफल घेरना चाहती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रफल क्या होगा इस लूप के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रफल कितना होता है। किसी भी वृत्त का अगर कोई परिमाप, कोई परिमिति अगर सीमित कर दी जाए, कोई परिमाप अगर सीमित कर दिया जाए, जैसे इस तार की लंबाई हम सीमित कर दें, हम मान लें कि भई ये लंबाई का तार है, कुछ लंबाई फिक्स है, इसकी लंबाई नियत है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ही अधिकतम क्षेत्रफल होता है। तो ये तार धीरे धीरे चुंबकीय क्षेत्र के गुण के कारण भी, दूसरी व्याख्या मैंने दी, वृत्त पे आ जाएगा। और पहली व्याख्या मैंने क्या दी थी कि बलों के वो सभी घटक जो स्पर्श रेखाओं के अनुदिश जाते हैं वो एक दूसरे को निरस्त करेंगे, एक साम्य अवस्था बनेगी। वो कब हो सकता है, जब सभी बल केंद्र से मिलाने वाली रेखा में हों, केंद्र से मिलाने वाली रेखा में हों और स्पर्श रेखा के अनुदिश जाने वाले सारे घटक खत्म हो जाएं। वो कब हो सकता है, जब वृत्त पे हो। ठीक, तो ये था उदाहरण का तीसरा हिस्सा, जिसमें कुछ गहरी बात थी। चुंबकीय क्षेत्र के गुण पर यह आधारित था। व्याख्या एनसीईआरटी में बस इतनी दी है कि किसी भी दी गई परिमिति में, किसी भी दिए गए परिमाप में चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं अधिक से अधिक हो जाना चाहती हैं। ये चुंबकीय रेखाओं का गुण होता है बस। अब अधिक से अधिक क्षेत्रफल बनेगा तो वृत्त का होगा, बात सीधी हो गई। ये भी गुण है। और बलों के हिसाब से मैंने बता दिया आपको कि बल अगर देखें तो बलों के हिसाब से भी देख सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद अगले टॉपिक पे आ रहे हैं। उदाहरण पूरा हो चुका है, आगे बढ़ रहे हैं। अगला टॉपिक है वृत्ताकार विद्युत धारा पाश चुंबकीय द्विध्रुव। वृत्ताकार विद्युत धारा पाश का जो चुंबकीय द्विध्रुव होता है वो कितना होता है।
वृत्ताकार एनसीईआरटी का ये 4.10.2 नंबर का पॉइंट है। 4.10.2 ये एनसीईआरटी के मुताबिक जो है वृत्ताकार विद्युत धारा पास, विद्युत धारा पाश, और हमें क्या निकालना है इसका? चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव। यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमें डिफाइन करना है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण तक हमें पहुंचना है, यानी यहाँ मेंशन नहीं किया, लेकिन फाइनली क्या निकालना पड़ेगा? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण तक हमें पहुंच जाना है। देखिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक, तो अगर हम बात करें विद्युत धारा पास यानी एक करंट के लूप की, तो करंट के लूप का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना है? केंद्र पे देखें या पूरे अक्ष पे देखें? तो अब लिखते हैं धारा पाश का चुंबकीय क्षेत्र अक्ष के किसी बिंदु पर, अक्ष के किसी बिंदु पर। अब इसे बना लेते हैं। देखो मान लो ये अक्ष बना लेते हैं और ये विद्युत धारा पास बना लेते हैं। ये सूत्र हम बना चुके हैं पीछे, ये सूत्र हम बना चुके हैं। यहाँ इसका अक्ष मान लेते हैं, ये अक्ष हो गया देखिए, और यहाँ कोई बिंदु P ले लेते हैं, इसकी त्रिज्या को R मान लेते हैं, और जो अक्ष है केंद्र से इसकी दूरी को x मान लेते हैं, ऐसे। ठीक, तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, अक्ष के किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, तो लिख देते हैं BP म्यू नॉट I 2 पाई R स्क्वायर अपॉन 4 पाई R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर है 3/2। ये है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला, वो आप जानते हैं। अब यहाँ पर जब परिभाषित है द्विध्रुव आघूर्ण, ये परिभाषित है क्या? M से, और ये है IA, यानी कितने क्षेत्रफल में करंट जो है वो घूम रहा है, किस परिमिति के अंदर जितना क्षेत्रफल है, इस परिमाप के अंदर जितना क्षेत्रफल है वो एरिया और उस करंट का ये मान है। अगर चक्रों की संख्या n है तो कितना होता है? NIA, जहाँ n क्या है? फेरों की संख्या। यानी अगर फेरे हैं लूप में, कुंडली में, पाश में, तो n से गुणा हो जाएगा। तो हमें इस चीज़ को यहाँ ढूंढना है, ये चीज़ यहाँ कैसे आ रही है। अब इसे आगे बढ़ाते हैं। कितना हो जाएगा? m हो जाएगा I पाई R स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हमने एक ही चक्कर ले रखा है, इसका एक ही फेरा है, तो ये आ जाएगा। n होंगे तो हम यहाँ n से गुणा करेंगे, n की जगह पे लगा देंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है। I पाई A स्क्वायर R स्क्वायर। तो ये जो चीज़ है ये वाली, यहाँ हमें ढूंढना पड़ेगा। देखो I और पाई R स्क्वायर है, तो इस BP को इसके पदों में लिखना पड़ेगा 2 म्यू नॉट M और 4 पाई R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2। अब ये बन गया द्विध्रुव आघूर्ण के पदों में चुंबकीय क्षेत्र। अब इसके बाद
इस पर शर्त लागू करके देखते हैं, यदि x बहुत बहुत बड़ा है r से तो BP ये बन जाएगा 2μ0 m बटे 4πx क्यूब, ये बन जाएगा। देखिए ठीक, ये कहाँ है? ये अक्ष पर है। अब ये चीज़ कैसे हो रही है? ये कहता है जी यहाँ पर आपने इसमें एक चुंबक मानी हुई है, चुंबक, एक मैग्नेट मानी हुई है। अब आप देख रहे हैं कि इसके कारण अगर मान लीजिए इधर खड़ा होकर देखे कोई व्यक्ति और धारा की दिशा वामावर्त मान ले, धारा की दिशा वामावर्त मान ले, तो चुंबकीय क्षेत्र आगे की तरफ होगा। तो आगे की तरफ होगा तो चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? देखो, यह है साउथ, यह है नॉर्थ। तो बाहर होता है नॉर्थ से साउथ, अंदर होता है साउथ से नॉर्थ। तो चुंबकीय क्षेत्र, चूंकि हमने इधर से खड़े हो गए, लूप के इधर खड़े हो गए, हमने इधर से धारा की दिशा वामावर्त मानी है, तो चुंबकीय क्षेत्र आगे को होगा। इसका मतलब यहाँ पे साउथ होगा, यहाँ पे नॉर्थ होगा, और यहाँ एक चुंबक सी बन जाएगी। देखो चुंबक सी बना दी मैंने यहाँ। तो इस चुंबक का अक्ष, यानी इसे कहते हैं अक्ष, अक्षीय रेखा। क्या कहते हैं इसे? ये बन जाएगी चुंबक की अक्षीय रेखा। अक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर ये चुंबकीय क्षेत्र है। अब मान लीजिए इसी x को मैं ऊपर ले आऊँ, यहाँ ले आऊँ x को, यहाँ से घुमा लूँ और इस बिंदु P को P' बना दूँ, और अब इसे बना दूँ x, ठीक। तो ये बन जाएगी अभिलंब रेखा। क्या बन जाएगी ये? अभिलंब रेखा। अभिलंब रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? डाइपोल के कारण आपने पढ़ा होगा पहले चैप्टर में कि आधा होता है। यहाँ पे ये क्या लगा है? 2, वहाँ पे 2 नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा BP' μ0m/4πx³। ये है अभिलंब रेखा, यानी कि बिल्कुल चुंबक के, मैग्नेट के या लूप के सेंटर से अक्षीय रेखा के लंबवत x दूरी पे चले जाएं, यही x दूरी ले रखी है मैंने, तो चुंबक के क्षेत्र का मान आधा हो जाएगा, x³ है ना, x³। ओके, पक्का करो, देखें ध्यान से देखें, देखो क्यूब लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये देखो, ठीक। तो ये कहना चाह रहे थे कि लूप जो है एक चुंबक की तरह काम करता है। बात सही है। मान लीजिए जिस चीज़ में चुंबकीय क्षेत्र बन चुका है वो एक चुंबक की तरह काम करेगा, उसे चुंबक की तरह माना जाना चाहिए, मान सकते हैं, और उसके अनुसार हम अपनी गणनाएं भी कर सकते हैं, ठीक। ये बिल्कुल सरल सी बात है। अच्छा, अब ये हो गया, ये था सिर्फ इतनी ही बात यहाँ परिभाषित करनी थी कि भाई जो है इसका क्या होगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, और दिशा जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की होगी, ठीक, वो किस प्रकार होगी? तो जिस तरीके से करंट घूमता है, करंट की दिशा के अनुसार ही ये दिशा होगी। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे, अगर हम इसे वामावर्त घुमाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आगे की तरफ होती है, और वामावर्त करंट को घुमाते हैं तो IA जो एरिया वेक्टर है, क्षेत्रफल का वेक्टर है, वो भी आगे की तरफ होता है। तो अगर इन दोनों पे मैं दिशा लगा दूं ऐसे यहाँ, तो कोई इसमें खास बात नहीं, बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है, दोनों एक ही दिशा में है, मैंने दिशा लगा दी। लेकिन यहाँ पे मामला गड़बड़ है, यहाँ पे दिशा उस तरीके से नहीं होगी। देखिए, नॉर्थ से निकल के चुंबकीय क्षेत्र साउथ में आएगा, बाहर है, क्योंकि ये बिंदु दोनों बाहर हैं, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उल्टी होगी। तो यहाँ पर मुझे, अगर मैं इसके ऊपर सदिश लगाता हूँ, तो यहाँ मुझे माइनस लगा के इस m के ऊपर सदिश लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसके अंदर जो द्विध्रुव है, चुंबकीय द्विध्रुव है इसका, उसकी दिशा के विपरीत है, ठीक। ये भी मान सकते हैं कि साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ ही, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ ही m की दिशा होती है, ये भी मान सकते हैं। और धारा को देखें तो धारा का लूप जैसे घूमता है अंगूठे के नियम से, धारा का लूप वामावर्त है तो अंगूठे के नियम से आगे की तरफ ही
m की दिशा होती है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है। ठीक, तो यानी यहाँ पे दोनों एक ही दिशा में आए, यहाँ पे मामला विपरीत हो गया। ठीक, चलिए परिभाषित हो गया और ये पक्का हो गया कि जो करंट का लूप है, धारा पाश है, वो एक चुंबक की तरह काम कर सकता है, चुंबकीय द्विध्रुव की तरह काम कर सकता है। और उसमें जो सूत्र हैं, एक ये है और एक ये है। ठीक, इसी बार जेईई मेन जनवरी में इस पर एक सवाल आ गया और बात को समझिए, एनसीईआरटी ना पढ़ने का परिणाम ये हुआ कि पूरे देश में वो सवाल मिलकर सबने गलत कर दिया, सबने गलत कर दिया उसको। ठीक, इसी पर बना था वो सवाल। तो एनसीईआरटी को पक्का करें, डन करें और छोटी छोटी चीज़ों को समझें। जो सवाल बनते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, वो एनसीईआरटी में से ढूंढ ढूंढ के बनाते हैं बनाने वाले, और बोर्ड तो खैर बनता ही एनसीईआरटी में से, इसलिए सीरियस रहें। ठीक, अगले टॉपिक पे आ रहे हैं। अगला टॉपिक है परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु में घूम रहा हो, परमाणु पे मान लेंगे कि जो बोहर की संकल्पनाएं हैं, जो बोहर पोस्टुलेट हैं, ठीक, बोहर के जो नियम बनाए थे बोहर ने, अगर उनमें से लागू कर दें तो उसको कितना उसका द्विध्रुव आघूर्ण होगा, और अगर साधारणतया निकालें तो कितना होगा। परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, ये तो आपने लूप का निकाला है, परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का भी निकाल लेते हैं। ठीक, तो नंबर यहाँ बदलेगा, देखिए तीसरा नंबर बन जाएगा यहाँ पे, एनसीईआरटी के मुताबिक ये नंबर 3 बन जाएगा ऐसे। ठीक, चलिए देखते हैं कैसे बनेगा सूत्र। तो मैं यहाँ बदल देता हूँ इसको, इस पर नाम लिख देता हूँ परिक्रमी इलेक्ट्रॉन। परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये बना दिया देखो मैंने। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन को घुमाते हैं अगर हम उसकी कक्षा में, तो ये नाभिक है, देखो नाभिक पर कैसा आवेश मानते हैं, पॉजिटिव, प्रोटॉन के कारण ये आवेश मानते हैं। ये बना दिया मैंने नाभिक। अब इसके चारों तरफ अगर एक इलेक्ट्रॉन को घुमाते हैं उसकी कक्षा में ऐसे, इस तरीके से, ये बनाई मैंने इलेक्ट्रॉन की कक्षा। और इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए किसी भी दिशा में चलता हुआ मान लें, ये हो गया इलेक्ट्रॉन, देखिए ये इलेक्ट्रॉन बना दिया, और इसको इस कक्षा में ऐसे चलता हुआ मान लें। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा के विपरीत धारा की दिशा होगी। अगर मैंने इस इलेक्ट्रॉन को तुम्हारी तरफ से देखने पर वामावर्त घुमाया है तो धारा की दिशा विपरीत होगी, धारा की जो दिशा होगी वो विपरीत होगी। देखो ये विपरीत बनेगी, इस इलेक्ट्रॉन के कारण जो विद्युत धारा बनेगी ये उसकी दिशा बनेगी, ये बनेगी धारा की दिशा। ठीक, धारा घूमेगी उल्टी दिशा में। ये हम जानते हैं कि विद्युत धारा को मानते हैं, वास्तव में धारा की कोई दिशा नहीं होती, दिशा जो है आवेश की ही है, जिस दिशा में आवेश चलता है। ठीक, अच्छा, अब विद्युत धारा की दिशा विपरीत मानी गई, विपरीत हो गई इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा के, और इसका जो कक्षा का रेडियस है, त्रिज्या है, वो मैंने मान लिया r ऐसे, और जिस वेग से ये चलता है उसको मैंने v मान लिया। इसका द्रव्यमान मैंने me मान लिया। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना मान लिया, me, किस वेग से चाल से चल रहा है v मान लिया, कितनी त्रिज्या की कक्षा में घूम रहा है r मान लिया। ठीक, तो इससे जो करंट पैदा होगा, जो
करंट इससे उत्पन्न होगा वो कितना होगा, आई करंट कितना बनेगा, ये बनेगा आवेश बटे समय, यानी कितने समय में कितना आवेश किसी जगह से पास हो रहा है। अब मान लीजिए मैं इस बिंदु की बात करूं, इस बिंदु से कितना आवेश पास हो रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है और एक चक्कर का समय, एक चक्कर का समय क्या है, टी। टी क्या है इसका, परिक्रमण काल, टी को कहते हैं परिक्रमण काल। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का आवेश, और ये क्या हो गया, परिक्रमण काल। तो कुल आवेश बटे कुल समय, ये बन गई धारा। अब अगर इसका आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण m परिभाषित करूं तो वो होता है आई ए। सिंपल सी बात है, धारा और कितनी परिमिति के क्षेत्रफल में ये घूम रहा है। तो एरिया किसका लगेगा, इस वृत्त का एरिया लगेगा जिसमें ये घूम रहा है। कितना एरिया हो गया इसका, ये हो गया आई पाई आर स्क्वायर। ऐसे आई का मान रख दिया ई अपॉन टी, ये हो गया पाई आर स्क्वायर। देखिए ये एम का मान हम निकाल रहे हैं, ये हम एम का मान निकाल रहे हैं पाई। ऐसे अगर हम वी के पदों में परिभाषित करना चाहते हैं इनमें से किसी चीज़ को, तो हम जानते हैं जो चाल होती है वो होती है एक चक्कर में चली गई दूरी बटे परिक्रमण काल। यानी इलेक्ट्रॉन अगर एक चक्कर घूम जाए तो कितनी दूर चलेगा, 2 पाई आर, और कितना समय लेता है एक चक्कर में, टी। तो v का मान हो जाएगा 2 पाई आर बाई टी। तो यहाँ से पाई आर बाई टी का मान लिख सकते हैं, v बाई 2 ये बन जाएगा पाई आर बाई टी। तो यहाँ पाई आर बाई टी को ठीक करके लिखा जा सकता है ई आर पाई आर बाई टी। देखो ऐसे बना दिया मैंने इसे ऐसे बना दिया, एक आर को मैंने यहाँ रख लिया, एक आर को बाहर निकाल लिया, आर स्क्वायर था। तो पाई आर बाई टी को मैं क्या कर सकता हूँ, वी बाई 2। तो कुल मिलाकर ये चीज़ बन गई ई वी आर बाई 2। ऐसे अब इस पर हम अपनी मर्जी से कोई दिशा नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर दिशा के रूप में परिभाषित हमारे पास कोई राशि नहीं है। हम सिर्फ बता सकते हैं कि भाई ये जो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम है इसके हिसाब से देखा जाए तो देखिए धारा की जो दिशा है, इधर से देखने पर धारा की दिशा दक्षिणावर्त है, यानी एंटी क्लॉकवाइज है। तो अंगूठा जो है हाथ घुमाने पर धारा की दिशा में, अंगूठा बाहर को, तो इसका मतलब ये बाहर को आएगा, यानी ये द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो है ये बाहर को होगी, ये बता सकते हैं हम। अब इस चीज़ को हम जोड़ेंगे बोहर के सेकंड पोस्टुलेट से। बोहर का जो दूसरा पोस्टुलेट है, बोहर का जो दूसरा नियम है परमाणु में, बोहर सेकंड पोस्टुलेट, इसे बोल देते हैं बोहर की दूसरी संकल्पना। दूसरी संकल्पना यानी कह देते हैं बोहर सेकंड संकल्पना, ऐसे बोल देते हैं। ठीक, सेकंड पोस्टुलेट यानी संकल्पना, इसे हिंदी में बोल देते हैं। ठीक, जनरली पोस्टुलेट बोलते हैं, पोस्टुलेट कह देते हैं इसको। ठीक है, बोहर का सेकंड पोस्टुलेट क्या कह रहा है, बोहर का सेकंड पोस्टुलेट, बोहर सेकंड पोस्टुलेट ये कहता है कोणीय संवेग जो होता है वो होता है NH/2π। किसी भी घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे परमाणुओं में, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे परमाणुओं में किसी भी घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग इतना होता है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, हम me लिख रहे हैं, ये उसकी चाल है, ये उसकी त्रिज्या है, ये कक्षा की संख्या है, ये प्लांक का नियतांक है, ये 2π है। यानी जो h है वो है प्लांक कांस्टेंट, प्लांक का एक कांस्टेंट है, इसका मान है 6.6
10⁻⁻34 ये चीज़ आती है। हिजनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, ये केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, वहाँ भी ये चीज़ आती है और फिजिक्स में भी लगता है ये। ठीक, अब यहाँ से अगर मैं ये VR हटा लूँ, VR ये मैं हटा लूँ तो ये चीज़ आ जाएगी NH/2πme। देखिए VR का मान आ गया। इस VR के मान को यहाँ रख दूँ तो m मेरे पास आता है ENH/4πme, ये आती है। देखिए ये चीज़ आती है मेरे पास। यानी अब किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है मुझे ये पता लग गया। ठीक, प्लैंक नियतांक आ गया, पाई आ गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया। ये जो me है ये द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का। ऐसे इसको कहीं E को आप m के साथ गुणा में ना समझ लें। me ये प्रतीक के रूप में E लिखा हुआ है, प्रतीक के रूप में। वास्तव में जो E है, ये जो पूरा E है, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो आवेश, कक्षा की संख्या, कौन सी कक्षा में घूम रहा है, प्लैंक का नियतांक, पाई और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के पदों में ये चीज़ निकल के आ गई। अब बात करते हैं कि इसकी दिशा कैसी होगी, दिशा कैसी होगी इसकी। अगर दिशा को देखें, देखिए ये जो चीज़ होती है ये वाली, हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के चलने के कारण जो वेग है, अगर वेग के कारण हम इसका कोणीय संवेग देखें तो उसकी दिशा, क्योंकि वेग किस तरफ है, वेग है वामावर्त, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वामावर्त, और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा विद्युत धारा की दिशा के कारण आ गई बाहर की तरफ। इसका मतलब कोणीय संवेग की दिशा चली गई अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन के वेग के कारण। ठीक, और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा आ गई बाहर की तरफ विद्युत धारा के दिशा के कारण। तो इसका मतलब ये दिशा जो है, चुंबकीय द्विध्रुव की जो दिशा है वो कोणीय संवेग की दिशा के विपरीत है। ठीक, अब कोणीय संवेग है कितना, देखिए कोणीय संवेग को अगर हम L लिख दें, L, तो L का सदिश है वो कितना है, L का सदिश। तो L का सदिश जो होगा वो अगर m के पदों में लिखना चाहते हैं, ये होगा L के पदों में बनाना चाहते हैं तो L देखिए यहाँ से बन जाएगा, इसको L मान लूँ, ये बन जाएगा VR, इसको मान लूँ L, तो L जो है VR का मान हो जाएगा L/m, ये हो जाएगा VR का मान। क्यों? क्योंकि इस चीज़ को मैं L लिख देता हूँ। देखो इसको मैंने L लिख दिया, मान लीजिए इसको मैं L लिख रहा हूँ। अब थोड़ा सा हटा रहा हूँ इस चीज़ को यहाँ से, ये समझ गए आप। इसको मैं लिख रहा हूँ L और m को हटा रहा हूँ यहाँ से, तो L/m जो है ये VR का मान हो जाएगा। ठीक, R×V अगर सदिश में लिखूँ इसे क्या लिखूँगा, R×V ऐसे बनता है। कोणीय संवेग में क्या होता है, 11वीं में पढ़ा होगा, mR×V होता है। तो L के रूप में अगर VR का मान यहाँ दिशा के रूप में लिखूँ यहाँ पे, तो क्या चीज़ बनेगी, इसे ठीक करके बताता हूँ मैं, यहाँ से हटा लेता हूँ मैं। यानी जो m बनेगा वो कितना बनेगा सदिश के रूप में, वो बनेगा E/2 L/m, और ये बनेगा माइनस में, VR2 पहले से है, L/m, ये चीज़ माइनस में बनी। इसका कारण मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन के घूमने का जो कोणीय संवेग है उसकी दिशा, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है अंदर की तरफ है, और विद्युत धारा के घूमने की वजह से जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आया जिसका कि ये सूत्र है, ठीक, वो बाहर की तरफ है। तो इसलिए दिशाओं के रूप में अगर व्यक्त करना चाहते हैं तो इस तरीके से ये व्यक्त हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश, कोणीय संवेग, और नीचे इलेक्ट्रॉन का ये द्रव्यमान है। ठीक, तो दिशाओं के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग की उल्टी दिशा में होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। पक्की बात है, याद रह गया? ठीक, और वैल्यू कितनी होती है, ENH/4πme, ये इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है। इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण
सीधे सीधे किस बात पर निर्भर करता है? कक्षा पर। इलेक्ट्रॉन की कौन सी कक्षा है, यानी इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में है, पहली में है, दूसरी में है, तीसरी में है, इस बात पर निर्भर करता है। बाकी चीज़ें H, Me ये सब नियतांक है इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक। और दिशा उल्टी होती है। तो यानी फॉर्मूला एकदम कंफर्म करना है और कंपटीशन के लिए और बोर्ड परीक्षा के लिए इसको तैयार करना है। फॉर्मूले को देखो पक्का कर रहा हूँ। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये है। देखिए बाकी सारी चीज़ें EH 4πme ये सब नियतांक हैं, ये सब नियतांक है, सब कांस्टेंट है। तो m जो है वो किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है? सीधा समानुपाती हो रहा है n के। n क्या है? कक्षा की संख्या। किसकी? इलेक्ट्रॉन कक्षा की संख्या, ठीक। यानी ठीक से लिखता हूँ, n है इलेक्ट्रॉन की कक्षा की संख्या, ठीक। अब आ गया समझ में, अब ठीक हो जाएगा। देखो ये रहा, ठीक। अब कक्षाओं की संख्या कैसे दी जाती है? ऑर्बिट का नंबर कैसे दिया जाता है? जैसे देते हैं आप परमाणु में ऐसे, तो ये होती है n पहली कक्षा, एक ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा। इन्हें कह देते हैं K, L, M, इस तरीके से बनाते हैं कक्षाओं की संख्या, ठीक। अब यहाँ से आप उत्तर बता पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो है इलेक्ट्रॉन की कक्षा की संख्या पर निर्भर करता है। बात कहाँ पर लागू हो रही है? बात लागू हो रही है हाइड्रोजन परमाणुओं के लिए या हाइड्रोजन जैसे परमाणुओं के लिए, ठीक। बात बिल्कुल सीधी और सरल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब शुरू करते हैं NCERT के हल और लेते हैं अपनी अगली क्लास में। ओके, ठीक है। एक बार मैं ये देख लेता हूँ कि यहाँ पर कोई उदाहरण नहीं, अब कोई उदाहरण नहीं है। अब है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, बस अगली क्लास में शुरू करेंगे चल कुंडली गैल्वेनोमीटर और फिर धीरे धीरे पहुँचेंगे NCERT अभ्यास की तरफ, है ना। NCERT के सवाल हल करेंगे। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बाय।